हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। हम जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चला रहे हैं 500 प्लस एमसीक्यूज़ फॉर फीमेल सुपरवाइज़र सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो पोस्ट है और जिसका एग्ज़ाम परसों होने जा रहा है, इसके हम स्पेशलाइजेशन के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जिसमें हमने ऑलरेडी मोर देन 300 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। एंड आज की वीडियो में हम और 35 इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि वो आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम में दिखेंगे। सोशोलॉजी स्पेशलाइजेशन क्वेश्चंस की हम बात करें तो आज की क्लास में पार्ट 7 को हम डिस्कस करेंगे। एंड इसमें हम 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें से काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स जो है क्वेश्चन जो है वो आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ दिखेंगे, जो कि मैंने आपको पहले दिन से पहले पार्ट 1 से बोलते आया हूँ कि इसमें से 60 क्वेश्चन जो आपको स्पेशलाइजेशन के आएंगे वो आपको इस सीरीज़ में से एज इट इज़ एग्ज़ाम में दिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास। सबसे पहला एमसीक्यू अगर हम देखें तो वो है द टेक ऑफ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विथ। सोशोलॉजी में एक थ्योरी में एक टेक ऑफ मॉडल है। डेवलपमेंट थ्योरी की बात करें तो ये जो टेक ऑफ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है ये किसके साथ एसोसिएट है? अमृता सेन, रोस्टव, कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ। राइट आंसर की बात करें तो हम पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, अमृता सेन। अमृता सेन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अमृता सेन जो है वो टेक अप मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के साथ एसोसिएटेड है। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स अमृता सेन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ट्रांजिशन फ्रॉम अंडर डेवलपमेंट टू डेवलपमेंट वुड पास थ्रू। जब अंडर डेवलपमेंट से डेवलपमेंट की स्टेज में हम जाते हैं, जो ट्रांजिशन होती है ये कितने स्टेजों के थ्रू ये ट्रांजिशन जो है जाती है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4 स्टेजेस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 4 स्टेजेस के थ्रू ये ट्रांजिशन 4 स्टेजेस की ट्रांजिशन होती है फ्रॉम अंडर डेवलपमेंट टू डेवलपमेंट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास द अदर नेम ऑफ टू सेक्टर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज। एक टू सेक्टर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, उसका दूसरा नाम क्या है आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज थ्योरी ऑफ सरप्लस लेबर। Theory of surplus labor is the right answer of question number 3. Now moving to question number 4. Question number 4 है हमारे पास डिपेंडेंसी थ्योरी इमर्जेस एज रिएक्शन टू वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इन। जो डिपेंडेंसी थ्योरी है ये अगर हम इसकी बात करें तो ये है इमर्ज हुई एज रिएक्शन टू वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। और ये जो डिपेंडेंसी है किस मॉडल से आई है, किस इन अदर वर्ड्स किस कॉन्टिनेंट से आई? तो इफ वी आर प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो एंड द ऑप्शन राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लेटिन अमेरिका। दैट मीन्स कि जो थ्योरी डिपेंडेंसी थ्योरी है ये इमर्ज हुई है लेटिन अमेरिका से, जो कि एक रिएक्शन मिली वेस्टर्न मॉडर्न ऑफ डेवलपमेंट जिसको बोला जाता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद डिपेंडेंसी थ्योरी। जो डिपेंडेंसी थ्योरी है इसके साथ बहुत फिलोसफर जो है एसोसिएट थे, वाबस्ता थे, लेकिन आउट ऑफ द गिवन 4 एक नहीं इससे एसोसिएट करता है। वो कौन सा है? रेस्ट ऑफ द 3 जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड है डिपेंडेंसी थ्योरी की बात करें तो। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स कार्ल मार्क्स। इसका मतलब जो डिपेंडेंसी थ्योरी है उसके साथ ये तीनों जो है एसोसिएटेड है, बट द कार्ल मार्क्स इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस थ्योरी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास 4 डिफरेंट कैटेगरीज कोर, सेमी, पेरिफेरल एंड एक्सटर्नल और एसोसिएटेड विद। 4 डिफरेंट कैटेगरी जिनके नाम हमने देखी किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, इन अदर वर्ड्स किस फिलोसफर के साथ ये एसोसिएटेड है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज Wallerstein. Wallerstein is the right answer of this question. Now moving to question number 7. Question number 7 है हमारे पास which थ्योरी बिलीव्स इन लिबराइजेशन, स्टेबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। कौन सी इनमें से थ्योरी है जो मानती है किस चीज़ को? लिबराइजेशन को, स्टेबलाइजेशन को और प्राइवेटाइजेशन को। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स काउंटर रेवोल्यूशन मॉडल्स। काउंटर रेवोल्यूशन मॉडल्स थ्योरी जो है वो बिलीव करती है लिबराइजेशन, स्टेबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच थ्योरी व्यूज डेवलपमेंट एज लेबर इंक्रीजिंगली मूव्स अवे फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। एक थ्योरी ऐसी भी है जो डेवलपमेंट को इस तरह से डिफाइन करती है कि जब एक लेबर ज़मीन से दूर होकर इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ जाता है तो इसको डेवलपमेंट बोलते हैं। ये कौन सी थ्योरी का मानना है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी में ये चीज बोली जाती है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट which theory views development as the economic growth results from increasing returns to the use of knowledge rather than labor and capital। ये किस थ्योरी का मानना है कि जो इकोनॉमिक ग्राउथ है वो किससे निकलता है, यानी उस दैट इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द यूज ऑफ नॉलेज रादर देन लेबर एंड कैपिटल। इसमें कैपिटल और लेबर को छोड़ के ज्यादा नॉलेज का यूज होता है और इंक्रीज नॉलेज इंक्रीज होती है। वो ये कौन सी थ्योरी मानती है इस चीज को? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज थ्योरी ऑफ सरप्लस लेबर। थ्योरी ऑफ सरप्लस लेबर क्या बोलती है? इस थ्योरी में लिखा है कि जो डेवलपमेंट है एज एन इकोनॉमिक ग्रोथ ये तब होता है जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द यूज ऑफ नॉलेज आते हैं। नॉलेज की वजह से ज्यादा रिटर्न्स हमको देखने को मिलते हैं रादर देन लेबर एंड कैपिटल। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हु व्यूज सोशल डेवलपमेंट एज द process of planning institutional change to bring out adjustment between human needs and aspirations on the one hand and programs on the other hand। ये कौन सी सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है जो इस चीज को मानती है कि प्रोसेस जो है वो प्लानिंग इंस्टीट्यूशनल चेंज है टू ब्रिंग आउट एडजस्टमेंट बिटवीन ह्यूमन नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑन द वन हैंड एंड प्रोग्राम्स ऑन द अदर हैंड। एंड द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज, अगर हम 10वें क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज option number B, M.N. Srinivas। M.N. Srinivas is the right answer of this question। Now moving to question number 11। Question number 11 है हमारे पास, according to 2011 census Indian population has more than dash people। यानी 2011 की सेंसस के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी? अगर आप देखोगे पिछले जो कुछ एग्जाम्स एसएसबी ने कराए 2011 की सेंसस के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिले, तो इस क्वेश्चन की भी जो है एक्सपेक्टेशन बनती है कि ये भी एग्जाम में देखने को मिलेगा कि पॉपुलेशन क्या थी 2011 सेंसस के हिसाब से। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स 1.2 बिलियन। 2011 तो सेंसस के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन थी 1.2 बिलियन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द सेक्स रेशो इज, यहाँ पे इन नहीं होगा इज होगा। 2011 की सेंसस के हिसाब से इंडिया में जो सेक्स रेशो था वो क्या था 2011 की सेंसस के हिसाब से? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स 940। 940 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन पिछले एक एग्जाम में जेकेएसएसबी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी गया है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द डेथ रेट इन इंडिया इज, 2011 की सेंसस के हिसाब से इंडिया में जो डेथ रेट थी वो क्या थी? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 7.48 इज द राइट आंसर। डेथ रेट जो इंडिया की थी वो थी 7.48 अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, विच इंडिकेटर फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग कुड बी द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सोशल वेल बीइंग। सोशल वेल बीइंग का जो इंडिकेटर है आउट ऑफ द गिवन फोर ऑप्शन, कौन सा सबसे अच्छा इंडिकेटर माना जाता है सोशल वेल बीइंग का? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्वेश्चन में ही लिखा है हु अमंग कुड बी द बेस्ट, यानी अगर हम देखें सोशल वेल बीइंग का जो इंडिकेटर है वो पर कैपिटा इनकम भी है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी है, क्रूड लिटरेसी रेट भी, लेकिन हमें बेस्ट ढूंढना है। आउट ऑफ द फोर गिवन ऑप्शन जो बेस्ट इंडिकेटर है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया इज, सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट बना फैक्टर बना इंटरनल माइग्रेशन का इंडिया में वो कौन सा है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस? क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास एंड इसका राइट आंसर जो है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, रूरल अर्बन माइग्रेशन। गांव से शहर में ज्यादातर लोग जाते हैं, इसकी ज्यादा इंटरनल माइग्रेशन इंडिया में देखी गई है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास,
Dash is the ratio of the total registered deaths of a specified year to the total mid-year population multiplied by 1000. यानी कि इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं जिसमें रेशो ऑफ टोटल यानी जितने टोटल एक साल में जितने टोटल लोगों की डेथ हो गई एक पर्टिकुलर ईयर में, और उस ईयर में मिड ईयर में अगर हम देखें पॉपुलेशन क्या थी उस साल के आधे इनफैक्ट 6 महीनों के बाद जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, और इसको हम 1000 से इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा। ये जो फार्मूला एक किस्म की है, और इससे हम क्या निकालते हैं, क्रूड बर्थ रेट इससे निकाली जाती है। दैट इज ऑप्शन नंबर प्रोबेबली ऑप्शन नंबर crude death rate, sorry, option number B is the right answer of 16th question. क्रूड डेथ रेट इस फार्मूला से निकालते हो, और क्रूड डेथ रेट जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम एक फार्मूला है, हमें देखना है इस फार्मूला से क्या निकलता है। रेशो ऑफ हमें लाइव बर्थ से एक ईयर में कितने बच्चे जो है पैदा हुए, और उस मिड ईयर में उस पॉपुलेशन क्या थी, और उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फार्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्रूड बर्थ रेट। आपको याद रखना है अगर वहां पे लिखा होगा लाइव बर्थ्स लिखा होगा तो इससे क्रूड बर्थ रेट निकलती, और अगर डेथ लिखा होगा फॉर्मूला में तो समझ जाना कि इससे जो है डेथ रेट निकलती है। इस तरह से भी आप आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हो। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन थ्योरी द इंसिपिडेंट डिक्लाइन स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एक थ्योरी है सोशियोलॉजी में जिसको ट्रांजिशन थ्योरी बोलते हैं। इस थ्योरी के हिसाब जो इंसिपिडेंट डिक्लाइन स्टेज होता है उसको हम किस चीज़ से कैरेक्टराइज करते हैं, उसकी क्या क्वालिटी होती है, कॉन्सिक्वेंस होता है जिससे हम पहचानते हैं इस ट्रांजिशन को। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स हाई फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट्स। यानी कि जब फर्टिलिटी भी हाई होती है और मोर्टेलिटी भी हाई होती है दूसरे साइड, तो इसको हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन थ्योरी इस स्टेज को, इस चीज़ को बोला जाता है इंसिपिडेंट डिक्लाइन स्टेज। यानी कि ज़्यादा तो बच्चे पैदा भी होते हैं लेकिन वहाँ से ज़्यादा मर भी जाते हैं, तो इसीलिए इसको डिक्लाइन स्टेज बोला जाता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, डैश इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, इसमें भी ये भी एक फार्मूला है, इस फार्मूला से क्या निकालते हैं वो हमें देखना है। यहाँ पे लिखा है टोटल इन्फेंट डेथ्स, यानी कि टोटल जो 0 से लेकर 2 साल या 4 साल तक जो बच्चे हैं उनकी जो डेथ होती है, कितनी डेथ होती है एक साल में ऑकरिंग बिफोर 1 ईयर ऑफ द एज पर लाइव, यानी नहीं एक साल के अंदर कितने बच्चे जो है मर जाते हैं आउट ऑफ द 1000 लाइव बर्थ। यानी अगर एक साल में 1000 बच्चे जो है जन्म लेते हैं उनमें से विद इन 1 ईयर कितने बच्चे मर जाते हैं, इस फॉर्मूला से हम क्या निकालते हैं। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दैट्स ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे भी आपको इन्फेंट याद रखना है, इन्फेंट से आपको समझ में आएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि इन्फेंट डेथ लिखा है, डेथ मीन्स मोर्टेलिटी, तो ऑप्शन तक आप पहुंच भी सकते हो अगर आपको ये टर्म्स पता भी नहीं होंगी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, अकॉर्डिंग टू माल्थस सेलिबेसी एंड डिलेड मैरिजेस आर, माल्थस के हिसाब से, इस फिलोसफर के हिसाब से जो सेलिबेसी है एंड डिलेड मैरिजेस है ये क्या है, इनको हम क्या बोल सकते हैं अगर हम सोशोलॉजी की बात करें या एक सोसाइटी की बात करें। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंटिव चेक्स। इस चीज़ को हम प्रिवेंटिव चेक्स बोलते हैं माल्थस के हिसाब से, सेलिबेसी डिलेड मैरिज प्रिवेंटिव चेक्स में आते हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू माल्थस वॉर इज फॉर द पॉपुलेशन, माल्थस के हिसाब से जो वॉर है वो पॉपुलेशन के लिए है, तो ये कौन सा चेक है। माल्थस जो है एक बहुत ही बड़े फिलोसफर रह चुके सोशियोलॉजी के, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी थ्योरीज पे भी क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव चेक। According to Malthus, war is for the population as a positive check. Now moving to question number 22. Question number 22 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास कि
A woman with high reproductive potential can produce as many as 20 children. This represents the, यानी कि एक ऐसी औरत जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 बच्चे तक पैदा कर सकती है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 है, हमारे 22 है हमारे पास। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फिकंडिटी। इस चीज़ को बोला जाता है फिकंडिटी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, पॉपुलेशन टेंड्स टू इंक्रीज इन ए जियोमेट्रिकल रेशो वायरस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्रीज इन अर्थमेटिकल रेशो, हु हैज सेड दिस। एक बहुत ही मशहूर थ्योरी है। थ्योरी क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो जियोमेट्रिकल रेशो में बढ़ जाती है, यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो अर्थमेटिक रेशो में बढ़ता है, यानी कि 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। इसको बोलते हैं अर्थमेटिकल रेशो। और किस फिलोसफर ने ये बोला है, किस फिलोसफर ने ये थ्योरी दी है? क्या कार्ल मार्क्स है, क्या एडम स्मिथ है, क्या पेरेंटो है, क्या नन ऑफ द अबव? अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें तो इनमें से जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। और अगर हम राइट आंसर की बात करें तो वो है मार्क्स। जो हमने जिस फिलोसफर की हम ऊपर बात कर रहे थे उसी ने ये थ्योरी दी है, उसी ने ये चीज़ बोली है। तो ऐसा भी आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। नहीं होगा तो नॉन ऑफ द अबव, नाम होगा तो नाम इसका जो है मार्क्स आंसर बनेगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24। द टर्म डैश इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पैसेज सोसाइटीज मेक फ्रॉम हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स टू लो वंस, यानी उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं जब एक सोसाइटी में हाई बर्थ और डेथ रेट से लो वन पहुंच जाते हैं। एक टाइम पे हाई बर्थ और हाई डेथ रेट होती है, फिर धीरे धीरे बर्थ रेट भी लो होती है और डेथ रेट भी लो होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेमोग्राफी ट्रांजेक्शन। इसको बोला जाता है डेमोग्राफी ट्रांजेक्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। हु हैज आइडेंटिफाइड ट्रांजिशन? ये जो ट्रांजिशन है इसको किसने आइडेंटिफाई किया है, किस फिलोसफर ने इसको आइडेंटिफाई किया है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, नोटस्टेन इज द राइट आंसर। नोटस्टेन ने इसको आइडेंटिफाई किया है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, द वर्ड ऑप्टिमम इन सोशल डेमोग्राफी मीन्स। सोशल डेमोग्राफी में एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम। इसका क्या मतलब है? सोशल डेमोग्राफी में ऑप्टिमम का क्या मतलब है जिसको अक्सर इस्तेमाल किया जाता है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, इफेक्टिवनेस। इसका सही जवाब है इफेक्टिवनेस। ऑप्टिमम का मतलब होता है इफेक्टिवनेस सोशल डेमोग्राफी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, डैश रेफर्स टू ए मोमेंट इन टू ए पर्टिकुलर एरिया, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में जो मोमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ये 27वां क्वेश्चन है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, माइग्रेशन। माइग्रेशन बोला जाता है, यानी जब एक पर्टिकुलर एरिया में एक मोमेंट दिखता है हमें पीपल्स का, यहाँ पे लोग रहते हैं, ये यहाँ से जाके यहाँ पे रहने लगे, यहाँ से जाके यहाँ मूव करने लगे और यहाँ से जाके यहाँ पे मूव करने लगे, इसी चीज़ को हम माइग्रेशन बोलते हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, वन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इंक्रीज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज दैट द सोसाइटी। पूरी दुनिया की जो आबादी है उसका बढ़ना, उसके लिए एक काज है। अगर हम एक समाज में देखें तो पॉपुलेशन का बढ़ना पूरे दुनिया में, इनमें से कौन सा काज है? जो ये नीचे चार ऑप्शंस दिए गए है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, हैज कंट्रोल्ड डेथ रेट। यानी कि इसका मतलब है क्या है? वहां पे कंट्रोल डेथ रेट है, यानी पूरे दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि पूरे दुनिया में डेथ रोल पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल पाया गया है बिकॉज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। डेथ रेट काफ़ी कम हुई जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनकरेजमेंट टू फर्टिलिटी। इनमें से कौन सा ऐसा है जो फर्टिलिटी को एनकरेज नहीं करता है बल्कि डिस्करेज कर सकता है, हम ये भी बोल सकते हैं। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लीगल प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। यानी लीगली प्रोहिबिट करना, मना करना कॉन्सेप्ट यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसको हम बोलेंगे कि ये एक एनकरेजमेंट नहीं है फर्टिलिटी के लिए। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, इन इंडिया द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन। इंडिया में सबसे पहली सेंसस कब
की गई? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए 1871। 1871 में इंडिया में पहली सेंसस की गई थी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, इन इंडिया द फर्स्ट ऑफिशियल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन द ईयर। इंडिया में ऑफिशियली एक ऑफिशियल पॉपुलेशन पॉलिसी को बनाया गया, अडॉप्ट किया गया किस साल में? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स 1976। 1976 इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, द बर्थ कंट्रोल clinics were established in Desh in 1930। 1930 में बर्थ कंट्रोल क्लिनिक्स को बनाया गया था किस स्टेट में? आउट ऑफ द गिवन फोर ऑप्शंस। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। कर्नाटका इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 33, दैट्स फैमिली प्लानिंग इन इंडिया एम्स एट। इंडिया में जो फैमिली प्लानिंग की गई, इसका क्या मकसद था? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 और इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाया जाए, इसीलिए फैमिली प्लानिंग इंडिया में शुरू की गई। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, दैट्स फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन। इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को कब स्टार्ट किया गया? दिस इज दिस क्वेश्चन नंबर 34 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1952। अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन है। 1952 में इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 35। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज मेड कंपलसरी ड्यूरिंग। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को कंपलसरी बनाया गया है इंडिया में कब, किस टाइम पीरियड में? दिस इज क्वेश्चन नंबर 35 और इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, इमरजेंसी इन 1975-77। जब इंडिया में इमरजेंसी लागू की गई थी 1975 से लेकर 77 तक, तो इसी टाइम में इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को कंपलसरी किया गया था बाय द इंदिरा गांधी लेड गवर्नमेंट। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। इस तरह से हमने यहाँ पे 35 क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस को आज डिस्कस किया। कल हम एग्ज़ाम से पहले लास्ट दिन है और कल हम और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और कुछ लास्ट मिनट टिप्स भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आने वाली हर एक रिक्रूटमेंट अपडेट सबसे पहले आपको मिले और आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप देख पाओ, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश स्पीकिंग की भी हम क्लासेस देते हैं, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहेंस और बेहतर हो सकती है। सो थैंक यू, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।